नमस्कार। और मैंने प्रयास किया है कि हम गन्ने में कुछ अच्छा करें। उसी तारतम्य में हमने नर्सरी का संचालन चालू किया और दो तीन दिन पहले तो नहीं, पिछले 1.5 साल से मैं राहुल भाई से बोल रहा हूँ कि यार आइए आइए आइए, है ना। बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग ने शायद यदि सोशल मीडिया में होंगे तो किसान कार्यशाला से परिचित होंगे, है ना। तो आप राहुल भाई हैं, राहुल जवान, आप सिंह साहब हैं और आप गणेश भाई हैं। इनकी टीम हमारे देश के लिए कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, उसके लिए ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोग को, जो भी मेरे पास ग्रुप से या कुछ किसानों से परिचित था, उनके माध्यम से मैसेज किया। कुछ उनके भी नरसिंहपुर ज़िले में जानने वाले किसान हैं। तो आज हम लोग इस मुकाम में पहुँचे हैं कि राहुल जी का और हमारा आपस में विचारों का आदान प्रदान हो और समस्याओं को कैसे समाधान करें, उसके लिए राहुल जी हम सबको मार्गदर्शित करेंगे। कभी आपके लिए उपयोगिता अच्छी लगे तो आप सामने आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आप लोग यहाँ बैठे लोग सामने रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक परिचय छोटा सा। बैठे बैठे दूंगा। हाँ, आराम से कैमरे पर खड़े खड़े देते, कोई बात नहीं, जैसे आपका मन करे। मेरा नाम महेश कुमार वर्मा है। मैं नर्मदा शुगर फैक्ट्री सालीचोका में जनरल मैनेजर कैन के पद पर कार्यरत हूँ और विगत 3 वर्ष से किसानों के बीच अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे कम से कम 27 साल का अनुभव है शुगर फैक्ट्री में। बस यही हमें गर्व है आप जैसे लोगों पर कि आप जैसे लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा समय लेके, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। ये आपका परिचय। कृष्ण कुमार लोधी, ग्राम दोदवारा से हैं और गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती पे कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और किसानों की लागत कैसे कम हो सके, इन विषयों पर थोड़ा थोड़ा विचार। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पता है, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। फार्मर प्रोड्यूसर, कृषि रत्नम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर। बहुत बढ़िया, स्नेती। बहुत बढ़िया। ये लगा हुआ है पीछे। तब आप लोग सब किसान मिलकर के आप लोगों ने एफपीओ बनाया हुआ है। उस एफपीओ के तहत आप खेती भी कर रहे हैं क्लस्टर में। एक्चुअली जरूरत इसी की है आज भारत में। हाँ सर का तो आज आप करवा दीजिए आपका वो। मैं कुलदीप मरैया, ग्राम सूखा खैरी से। रत्नेश जी ने बोला कि भाई गन्ने के विषय में भाई साहब बताएंगे, उस हिसाब से जानकारी लगा के चलो सुन के आते हैं क्या जादूगर आए हैं। आपका एक परिचय से। मैं राज कपूर किसान और कोरलरी किसान के डायरेक्टर। झारखंड में हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया है, गणेश भाई, राहुल भाई, मैं और एक हमारी टीम जो है अलग से जो आईटी सेक्टर पे काम कर रही है वो अलग कर रही है। और किसानों के लिए कुछ अच्छा हो कि अभी जो भी हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, रासायन की तरफ जा रहे हैं किसान, उससे हमारे खेतों को काफ़ी हानि हो रही है। उसको जो है हम कैसे सही ढंग से जैविक तरीके से करके और लोगों को रासायन मुक्त कृषि करके और खेतों में हम ऐसा उपजाएं जो कि अभी जो भी आने वाली बीमारियां हैं वो हमसे दूर रहें। तो हम लोगों ने स्लोगन यही दिया है, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। इस थीम को लेकर के चल रहे हैं हम लोग और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। भी मैं अपनी एक साथी को और परिचय करा देता हूँ। हालांकि सभी लोग जानते हैं मगर नरसिंहपुर वालों के लिए हो सकता नहीं हो। जी, यहाँ पे बैठे सभी किसान मित्रों का तो सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा कि आप काफी समय से यहाँ पे बैठे हुए हो और लगातार आपके लिए मैं बोल दूं कि 900 किलोमीटर से आए हैं हम लोग। मतलब कंटिन्यूसली गाड़ी चल रहा है कल 11 बजे से तो अभी तक। और कई किसान काफी दूर से भी आए हुए हैं। किसान कार्यशाला जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर, उसके माध्यम से हम लोग किसानों को एक नई तकनीकी खेती, मतलब खेती में जो आने वाली परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एकदम टीच निदान, मतलब कि उसके ऊपर क्या योग्य हमने उसके, एक्चुअल में मराठी हूँ, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो उसमें दिया गया है।
आपके यहाँ पे नरसिंहपुर में लगभग पिछले 3 साल से मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं एज मैं गणेश किसान कि गन्ने के ऊपर काफी क्षेत्र में काफी सारी समस्या आई हुई है और महाराष्ट्र में गन्ने के ऊपर काफी अच्छा काम हो रहा है ना। तो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ जलगांव महाराष्ट्र से, लेकिन मेरा लगभग पूरे इंडिया में सर्वाइवल में करता हूँ। तो ज्यादा मात्रा में सातारा सांगली उस क्षेत्र में काफी अच्छा गन्ना होता है। और आपके यहाँ से मैं बोल दूं कि नर्मदा मैया जी के क्षेत्र में जितना भी नर्मदा माता का एरिया है, मतलब आप यहाँ से लेकर पूरा बड़वानी गुजरात का अगर हम लोग नर्मदा का खोरा भी अगर बोले तो पूरे क्षेत्र में नर्मदा मैया की वजह से अच्छे से हम लोग गन्ना खेती, केला खेती, मतलब जहाँ पानी है वहां पे हरियाली है, ये चीजें हैं। तो गन्ने में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, हम लोग गन्ने टॉपिक के ऊपर ही यहाँ पे कुछ मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। और लगभग आज तक खेती को हम लोगों ने जिस दृष्टि से देखा है, शायद वो दृष्टि गड़बड़ है। नया दृष्टिकोण लेकर हम जैसे युवकों को आगे निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे भी कुछ व्यक्ति है जिनका पूरा 30 साल, 40 साल, 20 साल जो इन्होंने खेती में दिया हुआ है, इनका भी हमें योगदान रहेगा कि इन्होंने इतने 30 साल से 20 साल से खेती करते करते इनको आज टर्म एंड में, मतलब आज तक क्या क्या समस्याएं आई है, उस समस्याओं का समाधान ये क्यों नहीं कर पाए और आने वाली नई नई समस्याओं का हम लोग कैसे सामना करेंगे, इसके ऊपर भी आपको पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले मेन बात यह है कि नरसिंहपुर में यहाँ पे करौली गांव है ना, ये शायद करेली, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जहां पर भी जाते हैं तो हर जगह पे एटमॉस्फेयर अलग है, मट्टी का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर इसी क्षेत्र में एक ही गांव में साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है। और क्या होता है ना कि जैसे मैंने 1 बीघा में या 1 एकड़ में 400 या 500 निकाल लिया, जैसे भैया की बात करूं, तो हमें लगता है कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। लेकिन हमें भैया ने जो पूछा था वहां पे क्वेश्चन पहले आने से पहले कि हमारी मिट्टी को हमें रिपेयर कैसे करना है, तो सारे टॉपिक सटीक होने चाहिए। लैंड प्रिपरेशन से लेकर उसके निकालने तक का जो टाइम शेड्यूल है, उन चीजों के ऊपर होना चाहिए बात, बराबर। तो एक एक टॉपिक आप लोगों ने बोलना है। मेरे साथ में राहुल जवान जी है, गन्ने में काफी एक्सपीरियंस है इनको, जो उत्तर भारत में पिछले 12 साल से ये गन्ने में है, लेकिन 2 साल से गन्ने के ऊपर काफी अच्छा रिसर्च इन्होंने कर लिया है। बाकी उसमें जो भी उन्नीव रहेगी, जो भी बाकी रहेगा, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि महाराष्ट्र में 1 एकड़ में मेरे पास, मैं अभी बात करवा सकता हूं आपको, 1 एकड़ में आपने आज तक कितना टनेज लिया हुआ है, ऐसा सोच रहे हो? कितना टनेज लिया हुआ है, बराबर। मेरे पास पिछले साल का एक मेरा ही किसान है, उसने 1 एकड़ में 139.500 टन का उत्पादन लिया हुआ है। हाँ, उनको भारत सरकार की तरफ से सत्कार भी मिला था, सम्मान भी मिला है। जगताप जी है, उनके यहाँ पे सारे शुगर केन वाले भी गए हुए, मेरे पास ऑथोराइज सर्टिफिकेशन भी है, उनसे अभी भी बात करवा सकता हूँ, मतलब ये मीटिंग होने के बाद उनसे बात करवा सकता हूँ। तो इतना हम लोग कर सकते हैं, 1 एकड़ में इतना उत्पादन हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ले सकते हैं, उसके पीछे के राज क्या है, उन्होंने कैसे लिया, उनका सैंड, उनकी जो मट्टी है, उनका एटमॉस्फेयर, उनका काम करने का तरीका, उन्होंने क्या किया, वैरायटियां कौन सी लगाई, कौन से समय में लगी, ये सारी चीजों का निदान, ये चीजें आपने मुझे पूछनी है। उससे पहले मैं मेरे मित्र को आमंत्रित करूंगा कि सबसे पहले जो किसानों को समस्याएं है आज के डेट में, कि हम लोग रासायनिक डालें, ऑर्गेनिक डालें, गो आधारित कृषि करें, प्राकृतिक कृषि करें, तो ये एक अहम पहलू है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से खेती का पहल कर रहा है, बराबर। लेकिन खेती की करने की जो प्रणाली है, जो रेसिपी है, वो इन दैट हम लोग अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो मुझे जो समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। कुल मिला के खाली यहाँ खड़े रहकर आधा 1 घंटा माइक पे बात करने के बाद में खेती इस तरह से कर लो, उससे नहीं होता है।
एक्चुअल प्रैक्टिकल, जैसे स्प्रे पंप पीठ पे लिया तो वो 20 लीटर का पंप यहाँ पे जब चुभता है और पीछे खींचता है, तो वो भी मुझे लगना चाहिए कि ये कैसे मैं बताऊं किसान को, बराबर। तो इन चीजों के ऊपर राहुल जी आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। बाकी जितने भी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है किसानी को लेकर, मतलब जो भी क्रॉप आप कर रहे हो उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का 1% मैं आपको उसका आंसर दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं राहुल भाई को आमंत्रित करता हूँ, अगला सेशन चालू करें। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान, मैं हूँ आज नरसिंहपुर जिले में मेरी टीम के साथ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गणेश भाई, आर.के. सिंह और मैं तीनों एक साथ हैं और यहाँ मां नर्मदा के तट पे किसान भाइयों ने हमें याद किया और हम लगभग 950 किलोमीटर से लगातार गाड़ी चला करके और यहाँ तेलंगाना से सीधे यहाँ पहुँचे हैं। और पहुँचने का सफ़र तो खैर ठीक ठाक रहता ही है, फौजी आदमी है, थोड़ा बहुत चलता है। उसके बाद सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसान भाई आए, जितनों को बुलाया उससे ज़्यादा आए और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुगर मिल के जनरल मैनेजर साहब हमारे साथ में हैं, महेश वर्मा जी, जो नर्मदा शुगर मिल के इस समय वर्तमान में जनरल मैनेजर के पद पे हैं केन के, और लगभग 25 साल का सर का तजुर्बा गन्ने में है। तो आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं परमिशन चाहूँगा आपकी, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। किसान भाइयों, मेरा नाम राहुल जवान है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, दिल्ली से लगा हुआ, उसमें एक गाँव है चौंकपुरी। मैं बड़े छोटे से सामान्य किसान का बच्चा हूँ, लगभग 4 एकड़ 5 एकड़ के मेरे पिताजी किसान थे। आगे चल के वो ज़मीनें बढ़ी, भाई हर आदमी तरक्की करता है, तो हमने भी ज़मीनें वगैरह कुछ खरीदी, थोड़ा अपना विस्तार बढ़ाया। हालांकि स्टार्टिंग हमारी 4 एकड़ से हुई थी और हम एक सामान्य किसान के बच्चे हैं। 2012-13 के आसपास किसानों ने आत्महत्याएं शुरू की, तो खबरें हमारे पास भी जाती हैं, भले ही आज जीएम बन गए हैं लेकिन एक किसान के बच्चे हैं, इनके दादा परदादा किसान होंगे। तो जब ये कभी किसान की न्यूज़ पढ़ते होंगे कि आज ये किसान के साथ घटना हुई, तो भले ही कुछ ना कहें लेकिन एक चोट लगती हो। घर जाके मेम साहब से जरूर कहते होंगे कि यार किसान की स्थिति बड़ी बुरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, काश मैं कर पाता तो मैं कर देता। आप लोग भी अपनी समस्या इनको बताते होंगे, आप लोगों को लगता होगा साहब आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, हमारा रेट बढ़ा दो, हमारा ये कर दो। वो चाहते हैं करना लेकिन कई चीजें हाथ से बाहर होती है। तो वैसे हमने एक न्यूज़ पढ़ी, तो उसमें एक महिला ने आत्महत्या की हुई थी 2 बच्चियों के साथ। बड़ा दुख वाली घटना थी। तो वो चीज़, कोई चीज़ ऐसी होती है कि जीवन में कुछ घटनाएं आपके जीवन में आपको हैमर कर जाती है, तब आपके दिमाग पर असर कर जाती है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। वो चीज़ ने इतना परेशान किया कि मन ये किया कि नहीं यार किसानों के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। अब जिस आदमी ने कभी खेती नहीं की, हम 16.5 साल के भर्ती हो गए थे, उस समय 16.5 साल चलता था, अभी 17.5 हो गया है, और खेती का ख्या भी नहीं आता था। गन्ना छिलवा दिया कभी कभी, या गन्ना डलवा दिया, उसको खेती नहीं बोलते। बरसीन काट के आ गए पशुओं के लिए, उसके बाद क्रिकेट खेलने चले गए, फिर समय से भर्ती हो गए, तो खेती तो किया नहीं था। लेकिन मन में ये था किसानों के लिए कुछ बड़ा करना है, ये किसान आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उन क्षेत्रों में गए जहाँ पे ये घटनाएं घट रही थी, तो वहां जाके पता चला कि लोग अवेयर नहीं है। जैसे वो गाड़ी खड़ी और भैया को गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं चाबी दे दूं तो एक्सीडेंट कर लेंगे, तो क्या गाड़ी की कमी है? आपको गाड़ी चलाना नहीं आता था, आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए था बिना पूछे। हमारे हाथ में ऐसे ही करके हमारे देश में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई कि हमें पढ़ लिख करके, जो बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर, सर ने एमएससी की होगी, बीएससी एग्रीकल्चर की होगी, बीएससी और एमएससी हमारे देश में इसलिए आई थी। आप अभी विदेशों में जाओ तो वहां पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई लोग इसलिए नहीं करते कि मैं नौकरी करूंगा या मैं खाद की दुकान खोल लूंगा। वहां पे लोग इसलिए डिग्री करते हैं कि मैं पढ़ लिख के मेरी खेती को हाईटेक करूंगा, और मेरे साथ में जो ऐसे किसान हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं उनको खेती करवाऊंगा अपने साथ। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है, लाइसेंस दिला दो साहब, मेरा लड़का ने बीएससी कर ली, खाद बीज की दुकान खोलेगा, मतलब खुद तो कैंसर पहलेगा, दूसरों को भी कैंसर देके जाएगा। और जो बेचारा अनपढ़ था उसको और भी अनपढ़ बना दिया हमने खेती में। यहाँ हम लोग गए, जब पता चला तो अवेयरनेस नहीं थी। कुल मिला के आप जिस क्षेत्र में इस दुनिया के आप अवेयर नहीं होंगे, अवेयर मतलब जागरूक नहीं होंगे, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, शस्त्र ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान हो, जहां पे भी आपको ज्ञान नहीं होगा वहां पे आपको मूर्ख बनाया जा सकता है बड़े आराम के साथ, और हम बनते ही वहीं पे हैं। आप इस गांव में रास्तों में बेवकूफ नहीं बन सकते क्योंकि आप रहते हैं, बिजनौर में बन जाओगे, मैं बना दूंगा आपको कि यहां से नहीं जाना, इधर से जाना, जबकि वो जगह सामने होगी। क्यों? आपको जागरूकता नहीं है। और आप बिजनौर अगर 10 बार गए हैं तो आपको कौन बेवकूफ बना देगा वहां। ऐसे ही खेती में क्या हुआ, 1962 में हमारी स्थिति थोड़ी गड़बड़ तो थी। हम 2-3 युद्ध झेल चुके थे जो हमें नहीं झेलने चाहिए थे बंटवारे के दौरान, और हम उस कंडीशन में आ गए कि हमारे 7 आदमी अच्छा खाना खा रहे थे, 3 आदमी या तो खाना मिल नहीं रहा था उनको खाने के लिए, या फिर वो कुपोषण का शिकार थे। उस समय तत्कालीन सरकार को लगा कि यार हरित क्रांति लाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए अच्छा जिससे हम इतने लोगों का पेट भर सके अपने देश में। तो उस समय की मांग थी फर्टिलाइजर को लाना, हम लाए और हमने अपने खेतों में प्रयोग किया, तो हमें उसके अद्भुत रिजल्ट मिले। अब रिजल्ट क्यों मिले?
रिजल्ट मिलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय में खेत में मित्र फंगस, मित्र जीवाणु, माइकोराइजा ये भरपूर मात्रा में हमारी जमीनों में था। जहां उसको एडिशनल डोज मिला उसने बूम आपको उत्पादन दिया। अगर आप इनकी रिसर्च पढ़ के देखेंगे, सर ने तो पढ़ी होंगी, 11 करोड़ भारत में किसान है आज की तारीख में। अगर आप उस रिसर्च को पढ़ेंगे तो 20 साल के लिए ही भारत में 20 से 25 साल के लिए ही ये फर्टिलाइजर लाने की अनुमति थी। अनुमति मतलब संस्तुति दी गई थी। एक होता है ना कि दवाई देते हैं कि भैया इससे ज्यादा मत खाना, तो संस्तुति ये की गई थी कि 25 साल के बाद भारत की मृदा पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन हमने ना सरकार की बात सुनी, ना वैज्ञानिकों की बात सुनी, ना दवाई कंपनियों की बात सुनी, और हमने अपनी मन मर्जी से डोज डालना शुरू कर दिया। मैं डॉक्टर साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अभी आप लोगों को लग रहा है कि यार क्या कंपनियों ने नकली दवाइयां बनानी शुरू कर दी, या शुगर मिल के साथ सांठगांठ हो गई, इनका ट्राइकोडर्मा काम नहीं कर रहा है, या मतलब चक्कर के वैरायटी गड़बड़ आ रही है, मतलब हो क्या रहा है, मेरे खेत में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि उन चीजों की रेजिस्टेंट पावर इतनी ज्यादा हो गई हमारे खेत में। हुई कैसे? 1962 में जब ये चीजें आई तो हमने इनकी डोज बढ़ाते चले गए लालच में, क्योंकि हमारा उत्पादन बढ़ रहा था। उत्पादन क्यों बढ़ रहा था? हमारी जमीन में माइक्रोब्स थे जो जमीनों को चाहिए थे। ये प्राकृतिक खेती वाले इसके वैल्यू को अच्छे से समझते हैं। अब ये जितने ज्यादा होंगे, आप जैसे इतने साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आप अचानक से डीएपी का यूज शुरू कर दो, देखो कैसे बूम होता है आपका उत्पादन, क्योंकि वो उसको सारे को डिजोल्व करके खिला देंगे। फिक्स नहीं होगा आपके खेत में, 10 किलो 50 किलो का काम करेगा। ये धीरे धीरे हमारी जमीनों में बढ़ता गया। अब क्या हुआ, हमें उत्पादन गिरना मंजूर नहीं था, अहंकार पे चोट आ रही थी। तो हमने जैसे ही उत्पादन गिरने की संशय हुई, हमने तुरंत रासायनिक खाद को डोज बढ़ा दी बिना संस्तुति के। करना क्या था उस समय में? करना यह था मेरे जन्म के आसपास में, 84 के आसपास में, कि हमें गोबर की खाद को, मित्र बैक्टीरिया को, मित्र फंगस को बढ़ाना था। हमने क्या किया, साला बोरी बढ़ा दिया, लाओ 1.5 डालूंगा। उस समय तक पैसा जेब में आ गया। पेट भरे हुए आदमी को खुरापात ज्यादा सोचती है। तुम 2 बोरी डाल रहे हो, मैं 2.5 डालूंगा, तुमसे कमजोर थोड़ी ना हूं, समझ रहे हो? अब क्या चल गया, अब ढर्रे पे खेती चल गई, तू चल तेरे पीछे मैं आता हूं। ये भाई गेहूं, आज गेहूं बो के पूरे गांव ने गेहूं बो दिया। ये भैया गेहूं बोने के लिए जा रहे हैं, गेहूं पहला पानी पे जाके 1 कट्टा इनके पास देखा यूरिया, ये कौन सा पैकेट है? अच्छा, और क्या डाला? डीएपी। अबे पूछ तो ले क्यों डालने जा रहा है ना। अगले दिन वही सेम डोज दूसरा भाई लेकर चल दिया। फिर तीसरा डर के मारे, यार 2 डाल रहे, मैं नहीं डालूंगा तो मेरा गेहूं कमजोर हो जाएगा। ये भाई भी जबरदस्ती कर्जे में लेके चल दिया। जमीन को पूछा ही नहीं तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, मिट्टी की कोई जांच नहीं कराई, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं। ऊपर से पड़े शुगर मिल आके कह रही कि भैया जिप्सम डालो। नहीं, हम तो नहीं डालेंगे जिप्सम, हम तो डीएपी डालेंगे इतने रुपए की। तो डीएपी डालोगे तो फिर नीचे जाएगा। होता क्या है, आप जितना भी रासायनिक खाद डालते हैं उसका लगभग 80% जमीन में फिक्स होता है। फिक्स का मतलब समझते हैं आप लोग? किसी काम का नहीं। जैसे आप अभी बैठे हैं और मैं आपके मुंह में चने का पूरा टोकरा ला के पलट दूं तो चने तो इतने से ही गए, बाकी फिक्स हो गए, वो नीचे गिर गए, पैरों में गिर गए। आप उसको खाओगे नहीं, झाड़ू में डाल के बाहर फेंक दोगे, वो खत्म। अगर ऐसा नहीं करते तो इनके भी काम आ जाते वो चने, एक टोकरी। समझ रहे मेरी बात? तो जमीन में वो फिक्स होता चला गया। अभी 1962 से और अब तक हमारी जमीनों में थोड़ा 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 करके इतना खाद अनडिजोल्व फॉर्म में पड़ा है कि उसको ना तो वो घुलनशील होकर पौधों को मिल पा रहा है, ना जमीन के माइक्रोब्स में उतनी ताकत है कि उसको घोल करके दे दे, क्योंकि वो भी डोरमेंसी में चले गए। एक और बात याद रखना, लोग बोलते बैक्टीरिया मर गए जी, फंगस मर गई, मरता कभी नहीं है, वो केवल डोरमेंसी में जाता है। डोरमेंसी मतलब सुसुप्तावस्था। वो जीएम साहब हैं, आप उनसे सम्मान से सुनेंगे तो बैठेंगे, नहीं तो चुपचाप उठा के डोरमेंसी में चले जाएंगे, मतलब गाड़ी उठाएंगे अपनी मिल में चले जाएंगे, भैया जब तुम्हारा मन करे मुझे बुला लियो, मैं आऊंगा नहीं, मेरी इज्जत नहीं करते वो लोग। मतलब उनके अनुकूल वातावरण नहीं है। तो माइक्रोब्स के अनुकूल वातावरण नहीं था, वो तो या तो जमीन में बहुत नीचे चले गए, लगभग जड़ों की कक्षाओं से दूर चले गए। जब हम रसायन डालते गए माने ही नहीं। अभी स्थिति ये आ गई कि जमीन में टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये फर्टिलाइजर को डिजोल्व करना अब हमारी जरूरत बन गई। अब हम जब जमीन में पोरोसिटी खत्म हो गई, नीचे एक लेयर बन गई, एक समय तक हम जुताई कर पाते हैं। हमारे यहाँ खेत में अवशेष हम डालते नहीं, गन्ने की पत्ती मम्मा से इसकी तिल्ली लगा रहे हैं, मतलब सारे वो काम कर रहे हैं जो उनकी संस्कृति ना तो रासायनिक खेती देती है ना ही आपकी प्राकृतिक खेती देती है। तो हमारा जो गड़बड़ी हो रही है, हम जो सर्वनाश की स्थिति में हैं, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता है। जिन लोगों ने हमें आके समझाया भी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लालच में हमें आके समझाया, सही चीज नहीं बता के गए एक्चुअल करना क्या है। तो ये इतना फिक्स हो चुका है कि अब इस फिक्सेशन को तोड़ना जरूरी है। अब खेत में पानी देते भी डर लगता है कि फंगस आ जाएगी। कभी इसके कारण पे जाना था।
तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे राज कपूर जी एक फार्मा कंपनी में काम करते थे, किसानों के साथ टच में होते थे, तो कैंसर पेशेंट बहुत मिलते थे उनको वहां पे। इनके मन में आया कि यार ये कैंसर का रीजन क्या है। जब आप 50 डॉक्टर से मिलते हो तो पता चलता है, तो इनको पता लगा कि यार कैंसर का कारण जो है कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है हमारे चारों तरफ, ये इसका कारण है। गणेश केले में बहुत अच्छा काम करते थे, उसके अलावा इनका अपने खुद के उसका काम था, प्रॉपर्टी का काम था। इनको लगा कि यार किसान की स्थिति बहुत खराब है, किसान महाराष्ट्र में इतना जहर फेंकता है केले के ऊपर कि महाराष्ट्र क्या दुनिया में कहीं भी, इनके अज्ञानतों को कैसे तोड़ो। तो कहते हैं कि आप अगर जैसी विचारधारा के लोग हो वैसे लोग आपको मिलते चले जाते हैं। और भी लोग हमें इस कड़ी में काफी मिले, हम कई लोगों के साथ मिलकर चले, काफी लोगों से काफी कुछ सीखा, काफी कुछ सिखाया। बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने किसान कार्यशाला की स्थापना की, कि किसान कार्यशाला का मतलब है कि किसान का हाथ पकड़ के करवाना, कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो हम लोगों ने लोगों को लेना शुरू किया और हमने कुछ ऐसे प्रयोग किए अपनी खेती में पिछले 12 साल में जो अद्भुत रिजल्ट लेकर के आए। बर्बादी तो हमारी हुई, पैसा तो हम लोगों ने जितना फूका है, अब हमारे गांव में जाके पूछो तो लोग पागल की ख्याति देते हैं। लेकिन हम आज उस स्थिति में आ गए कि हम लाखों लोगों का घर चला रहे हैं, मतलब आपके खर्च को बिल्कुल नॉर्मल पे लेके आ गए। उनमें से कुछ चीजें ऐसी मैं आपको बताऊंगा जो आपने ज्यादातर तो पहली बार ही सुनी होंगी कि यार ये अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या, हमने तो सोचा ही नहीं। अरे मेरे को तो पता था, मैं सोच ही रहा था ये करने की, लेकिन डर के मारे नहीं किया था। ऐसे कई आइडियाज आते, तो हमने वो डर के आगे जीत वाला सेशन शुरू किया, खुद को बर्बाद करना शुरू किया कि ऐसे प्रैक्टिकल किए जिनसे किसान को फायदा हो। अच्छा होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। तो 4 एकड़ जमीन अपनी पूरी प्रैक्टिकल बेस पर आज भी चल रही है अपने यहाँ पे। अब ये जो आते आते ही आज की स्थिति ऐसी आ गई कि हमारी जो डोज 1962 के आसपास में या 10 किलो थी, आज वो हम 2 बोरी पे आ गए, डीएपी पे या किसी भी फर्टिलाइजर पे। अब जब नीचे से जड़ों ने काम करना बंद कर दिया फंगस और कीड़ों के कारण, तो हम फिर सीसीओ पे आ गए। अभी बिना सीसी के खेती पॉसिबल नहीं है, पहले बिना यूरिया डीएपी के संभव नहीं हो रही थी। अभी हम बोतलों पे आ गए, अब बोतलों के साथ भी और नैनो में बोतलें आ गई, टेक्नोलॉजी, अब उन पे आ गए। भाई कहाँ जाके रुकोगे। आज 10 में से 7 के हैदराबाद रिसर्च यूनिवर्सिटी की उसकी रिपोर्ट असर अखबार में पढ़ा मैंने 4-5 दिन पहले, उसका स्टेटस पे भी मेरे जो लोग साथ होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। इतनी बुरी स्थिति में हम हैं आज कि 10 में से 7 किसान जो प्योर किसान खेती कर रहे हैं, उनकी बॉडी में अगर वो केमिकल खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर के चीजें चालू हो चुकी हैं। इतना घुस चुका है बॉडी के अंदर, केमिकल है हमारी बॉडियों में। क्या ये गलत है या ये कंपनियां गलत बना रही? नहीं, कंपनी की संस्तुति अगर 0.50 ml की है और डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया 0.50 ml जो है आप इसको स्प्रे करा दो, तो इनका जो डीलर है वो डीलर क्या करेगा, वो बोलेगा सुन 0.90 ml डालना। डॉक्टर साहब को कहने दे, इनका कहने का क्या है, क्योंकि उस भाई को ये बोतल निकालनी तो कमीशन मिलेगा, अगली आएंगी तो 2 पैसे आएंगे। उसके बाद वो किसान को धीरे से बोलता है, ए चाचा सुनो, बोला हाँ 1 डाल देना 1 ml, बढ़िया रिजल्ट 1 नंबर का। ये भी चाहता है कि एक झटके में काम हो जाए, क्योंकि ये भी इसी भीड़ का एक हिस्सा है, अलग से कहीं पैदा नहीं हुआ है। मगर जो वैज्ञानिक बना रहे हैं इसको 1.5-2 करोड़ रुपए, जिन्होंने 20 करोड़ रुपए खर्च करके सीसी बनाई, उनकी संस्तुति 0.50 ml की थी। हम कहाँ ले गए 1 पे। अब हमारा जो भाई हमारे साथ में काम कर रहा है, मैंने उसको कहा भैया 1 ml डाल देना। ये भैया ने बोला अरे यार फौजी तो ऐसे ही बोलता रहता है, 1 में क्या होगा, ये फिर टंकी उठवाएगा परसों, ये 1.5 डाल 1.5। कुल मिला करके फाइनली जिस दिन स्प्रे करने आप गए और आपने अपने लड़के को, लेबर वाले को बोला, तो आपके लेबर वाले ने 2 ml पर लीटर के हिसाब से, जब 45 ml बैठा तो उसने सोचा अरे 5 में क्या जा रहा है यार, 50 डाल। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, मेजरमेंट का हर ढक्कन हर बोतल में आता है, लेकिन 90% किसान उसका प्रयोग नहीं करता। वो जैसे शाम को क्वार्टर हिसाब लगाता ना जोड़ के, वो उसी हिसाब से डालता है, बोला चलने दे 4 पैक बनाने हैं इसके, बस हो गया काम 4 टंकी में। वो चीज ओवर हो करके हम लोगों को कैंसर की तरफ लेके गई। अब उसमें गलती किसकी निकली? दवाई बनाने वाली कंपनी की और संस्तुति करने वाले डॉक्टर की। बाकी हम काबिल, हमने कोई गलती नहीं की। ये चीज हमें कैंसर की तरफ ले आई। इसका विकल्प क्या है भैया? हम आज उस स्थिति में आ गए कि हमें वापस जाना पड़ेगा, हमारी गाड़ी ओवर स्पीड हो गई और हम एक्सीडेंट की तरफ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जमीन पर काम करना पड़ेगा। जमीन पर सबसे पहला कदम क्या है उठाने वाला? जिप्सम। आप लोगों के ब्लॉकों में सरकारों ने जिप्सम की व्यवस्था की हुई है, ठीक है साहब। सरकारी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट सारे किसान मिलकर के, जैसे आपकी एफपीसी है, राजस्थान से मंगवा लो एक ट्रक। मिट्टी तो है, तो सबसे पहले आपने खेत में जिप्सम डालना है। कम से कम 5 कुंटल जिप्सम चाहिए ही चाहिए,
फर्स्ट ईयर में। कम से कम बता रहा हूँ मैं, अपने में 10 कुंटल डाला हूँ एकड़ में। मिट्टी है वो, कुंटल से मत डरो, 5 कुंटल जाएगा। और आपको हरी खाद और सूखा बायोमास, गोबर हो चाहे वो पशुओं के नीचे का घोड़ा हो, आप डालते ना पत्ती झाड़ों में जानवरों के नीचे, उसका 1 साल में लगभग 400 कुंटल चाहिए। अब 400 कुंटल में वो हरी खाद भी आ गई, 1 एकड़ से 250 कुंटल मिल जाती है। मैं वही आऊंगा, मैं धीरे धीरे वहीं पे आऊंगा। तो ये जब हमने अंदर जमीन में मिलाया, फंगस पैदा इसलिए होती है कि माइक्रोब्स नहीं है उसको गलाने के लिए। अंदर ट्राइकोडर्मा अवेलेबल हो तो वो ऐसा होगा ही नहीं, अपना आप गला देगा उसको। दीमक होगी तो मिट्टी बना देगी। अभी क्या है, कुदरत ने हर चीज को कंट्रोल करने के लिए जमीन में कुछ ना कुछ दिया। जैसे हर प्रकार की फंगस को कंट्रोल करने के लिए हमारी जमीन में दिया ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा की हजारों स्पेसीज हैं, मैं केवल वे 2 का नाम ले रहा हूं जो हमारे लिए अच्छी हैं। उसमें अच्छी भी है बुरी भी है ट्राइकोडर्मा में। तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी पहले से हमारे खेतों में था, लेकिन हमने जबरदस्ती उनकी तरफ ध्यान ना दे करके केमिकल की तरफ ध्यान देके इसको भगा दिया। ये डोरमेंसी में चला गया। अब इसको डोरमेंसी से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? वापस से ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी को डाल के, इसके स्पोर डाल के, और खेत में जीवाणुओं के रहने लायक। आप लोग बैठे थोड़ी होते जैसा अभी बैठे हो, हम लोगों ने माहौल बनाया एक, तो हम बैठ गए। अगर माहौल अभी खराब हो जाए या ततैया आ जाए या 4-5 सांप आ जाए, हम उठ कर भाग जाएंगे मीटिंग में से, माहौल खराब हो गया। वैसे बैक्टीरिया के साथ हुआ है और फंगस के साथ। तो ये जमीन में हमारी थे पहले से, लेकिन हम लोगों ने इनको ध्यान ना दे करके डोरमेंसी में पहुंचा दिया। अब जब ये नहीं है तो फंगस आनी है। फंगस क्या है? ट्राइकोडर्मा क्या करता है, जमीन में जाने के बाद आपका जो बायोमास है उससे प्रोटीन लेता है और ट्राइकोमीन नाम का एक तत्व पैदा करता है, जो पौधे की जड़ के ऊपर बैठ जाता है, लेयर बना लेता है। जैसे हम इस घर में अगर बैठे हैं तो अभी यहाँ पे कुत्ते बिल्ली या बंदर नहीं आएंगे, हम ट्राइकोडर्मा है, समझ गए। हम लोग यहाँ से गए 2-3 दिन यहाँ मत रहो तो सुल्फे गांजेड़ी मिलेंगे इधर कमरों में लिटे हुए। बुरी फंगस आ गई, तो जब खेतों में अच्छी फंगस नहीं रही तो बुरी फंगस आएगी कि नहीं आएगी? सवाल का जवाब मिला। बुरी फंगस कहां से आई? हमें वहां पे बैठाना है पौधे की जड़ों में ट्राइकोडर्मा को ले जा करके। ट्राइकोडर्मा को प्राकृतिक रूप से भी कर सकते हैं आप, जीवामृत बना के भी डालो, कई तरीके हैं। नहीं तो इसके स्पोर ला करके आप मल्टीपल करके अपने खेत में चलाओ, शुगर मिल भी दे रही है तो आप इसको खेत में चलाओ। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब इसके साथ आता है एक सूडोमोनास। सूडोमोनास का काम है जमीन से ऊपर वाली फंगस को कंट्रोल करना, प्लस साथ में थोड़ा सा ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करना, और कहीं कहीं एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करता है। मतलब कुल मिला के ये दोनों फंगस ठीक काम करें, इनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सबसे छोटा वाला बच्चा घर जाके शिकायत लगाता है, मम्मी इसने ये गड़बड़ किया था, इसने ये किया था। वैसे ही इन दोनों को कंट्रोल करता है। ये सारे कंट्रोलर हैं। ये प्रकृति कंट्रोल से चलती है, मारने से नहीं चलती। हम लोगों ने हिंसा अपना ली कि मैं मार दूंगा, अच्छा हो या बुरा हो मुझे मारना है। फंगिसाइड का क्या मतलब है? खेल खत्म, अच्छी या बुरी सब। तो अच्छी तो डाल नहीं रहे, बुरी बुरी भरी हुई है, नेगेटिविटी 90% है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो भाई साहब हमारे खेत में कीड़े नहीं आएंगे तो क्या होगा? हमने अच्छे मित्र भी मार दिए, बुरे भी मार दिए। इसके साथ में एक आता है आपका पैसिलोमाइसिस। पैसिलोमाइसिस काम करता है आपके खेत में नीमाटोड को कंट्रोल का। कई बार आपने देखा होगा कि आपके खेत में खाद भी बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, दवाई भी डाल दी, कीटनाशक भी डाल दिया, पौधा फिर भी नहीं भाग रहा है। तो जब गांठ उगाड़ के देखोगे, जड़ उखाड़ के, तो जैसे उंगलियों में हमारे गठिया हो जाता है आदमी की, वैसे पौधे की जड़ों में गांठें मिलती है। नीमाटोड एक कृमि के रूप में होता है, बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, जैसे केचुआ होता है, उसका बहुत छोटा रूप एक। तो ये आने वाले भोजन को बीच में खाता रहता है और डिस्ट्रॉय करता रहता है, ऊपर तक जाने नहीं देता नहीं है। इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका पैसिलोमाइसिस नाम की फंगस, वो इसकी काल है, वो इसको कंट्रोल करती है। उसके साथ में एक आता है बैसिलस सेप्टिलिस। बैसिलस सेप्टिलिस, आप एंटीबायोटिक दवाई लाते हैं तो बैसिलस सेप्टिलिस जमीन में अगर होगा तो ये एंटीबैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरियल बीमारी, जैसे पानी की बीमारी हो गई या बैक्टीरियल बीमारी जो भी होगी, उनको कंट्रोल करने में बहुत जबरदस्त रोल अदा करता है। और कई प्रकार की फंगस के लिए ये लाभदायक है। जैसे किसी फंगस में अगर ट्राइकोडर्मा ने काम नहीं किया तो सूडोमोनास करेगा, सूडोमोनास ने नहीं किया तो बैसिलस सेप्टिलिस काम करेगा। तो ये 4 फंगस के लिए आते हैं। एक आता है आपका ये पैसिलोमाइसिस हो गया नीमाटोड के लिए। इसी में एक आता है बैसिलस थोरेंजेसिस और वर्टिसिलियम लकानी। जमीन के अंदर जितने भी प्रकार के, आपने सुना होगा कि वो टॉप बोरर की तितली आ गई, कहां से आ गई? नरसिंहपुर से आई कि सिवनी से आई, कहां से आई? वो कहीं से नहीं आई। आपके खेत में अंडे हैं, उनको एक वातावरण समय पे जब मिला अच्छा
और उसके बाद वो ग्रो हुए और वहीं से उन्होंने आपके खेतों में कांड करने शुरू किए। आपकी गलती है, आपने देखा तब जब वो पत्ते पे आ गई। अगर वो अंडे के रूप में आप उसको वहां पे सफा कर देते तो ये नौबत नहीं आती। करते कैसे? कुछ नहीं करना है, आपने अपने खेत के अंदर बैसिलस थुरिंजेसिस और वर्टिसिलम लकानी को छोड़ना है। ये फंगस ही है, इनको आपने छोड़ दिया, इनके स्पोर खेत में फैल गए, इनकी कॉलोनी बन गई। 21 दिन के बाद कॉलोनी बनने चालू हो जाती है और फिर आपको रिलैक्स लगता है कि यार वाह, गन्ना इस बार बड़ा मजे का खड़ा यार, अब तो बच गए हम तो। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, शुरुआत में लोग पागल बोलेंगे, अरे यार तू मरेगा बेकार, तेरा गन्ना वन्ना नहीं होगा। लेकिन 1 साल के बाद आपको लगा, सब आपसे पूछेंगे भाई ये कहाँ से लाया, मुझे बताना, भू प्रहरी भूमित्र की तरह मुझे बताना कहाँ से लाया। तो ये हो गए 2 आपके। तो ये करेंगे क्या जमीन में? अंडा, लार्वा, प्यूपा, उसका ये काल है। अब आपके खेतों में एक समस्या सबसे ज्यादा आती है, आपके आधे सवालों के जवाब यही मिल जाएंगे इसी में। सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें पड़ती है वो दीमक के खिलाफ। दीमक हमारी जो है वो इसको खा रही है, हमारी जड़ों को खा रही है। जबकि दीमक को कुदरत ने बनाया है, जो भी मृत डेड बॉडी है, वो आदमी चलने फिरने वाले जानवर की हो या बिना चलने फिरने वाले की हो, उसको मिट्टी बनाना काम दीमक का है। क्योंकि दीमक के पास कोई कंट्रोलर नहीं है। जैसे पौधे की जड़ों के पास अगर बिवेरिया बेसियाना रहेगा तो वो दीमक को याद दिलाता रहेगा। फट, जैसा आपने देखा होगा, आप पशु चुग रहा है और हम उसके पास में बैठे हैं, भैंस चल रही है, तो जैसे ही भैंस खेत में जाएगी डंडा डाल देंगे मुंह पे, होता है कि नहीं? अभी वो डंडा हट गया, अभी भैंस का जहां मन कर रहा है वो चल रही, तो आप बोल रहे हैं भैंस को गोली मार दो। अबे भाई गोली मत मार, उसको चराने वाले को लेके आ जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? दीमक की दवाई मत डालो, बिवेरिया बेसियाना को खेत में छोड़ दो, तो ये दीमक को जड़ों के पास आने से रोकता है कि भाई साहब आपका काम हरी जड़ों को खाने का नहीं है, जाइए उसको खाइएगा। लगाम लगा के रखता है उसको, लगाम लगा के।